नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर एनसीआर पर अमित शाह की बड़ी बैठक। कोरोना संकट को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। गृह मंत्रालय केजरीवाल पहुंच चुके हैं। दिल्ली के बाद अब एनसीआर के लिए अलग से प्लान बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अधिकारियों संग बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से एनसीआर पर अमित शाह की बड़ी बैठक। कोरोना संकट को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। गृह मंत्रालय पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। पहले दिल्ली के लिए प्लान बनाया गया था कि किस तरह से कोरोना संकट से लड़ा जाए और अब इस बैठक में पूरे एनसीआर के लिए अलग से प्लान बनाया जाएगा। क्या कुछ सुविधाएं दी जानी है पूरे एनसीआर को, तमाम तरह की चर्चा इस बैठक में होनी है। गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। कोरोना संकट को लेकर ये बातचीत होगी। आपको हम याद दिला दें कि अमित शाह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी एक बार बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने तमाम जो हालात हैं उनकी समीक्षा की, उन पर चर्चा की और दिल्ली को अलग से कई सुविधाएं देने का ऐलान अमित शाह की तरफ से किया गया था। और आज जो बैठक हो रही है वो पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए है। पूरे दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से हालात भयावह हैं कोरोना को लेकर, उस पर चर्चा होनी है। इस बैठक में तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी अमित शाह की तरफ से। पहले हालातों की समीक्षा की जाएगी कि कहां क्या कुछ कमी रह गई है, कोरोना संकट से लड़ने के लिए किन साधनों की आवश्यकता है। ये तमाम चर्चा अमित शाह इस बैठक में करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। दिल्ली एनसीआर को लेकर अमित शाह ने बैठक बुलाई है। देखिए, बिल्कुल बताते जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर कोरोना का जो कहर है वो भी कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसके अंदर काफी कड़े की जरूरत है। अमित शाह ने कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई और जिसमें जो दिल्ली के सीएम राजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? के जरिए बैठक की जा रही है, जो उसके अंदर तमाम डीएम है, यानी कि डीएम है और जो जितने भी अधिकारी हैं वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और देखना होगा कि हर तरीके से जो सुविधाएं देनी है दिल्ली एनसीआर के अंदर, यानी कि नोएडा हुआ या फरीदाबाद हुआ या फिर आसपास के जो जितने भी क्षेत्र हैं दिल्ली से सटे हुए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर देखना होगा किस तरीके से लोगों को राहत देनी है और अर्थव्यवस्था दोनों को सुधारने के लिए कोशिश की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, कोरोना जैसी महामारी लगातार अपने पैर पसार दी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोरोना को रोकने के लिए कोई ना कोई कड़े कदम उठाने होंगे। मगर देखना होगा जो आज की बैठक होगी वो किस तरीके से क्या मोड़ लेके आती है, यानी कि इसके अंदर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो भी उपस्थित है और गृह मंत्री जो अमित शाह है वो भी उपस्थित है। कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि दोनों का जो तालमेल है वो किस तरीके से रंग लेके आता है और कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा इस बैठक के अंदर, ये भी देखना होगा। जी राजीव, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली के लिए अलग से प्लान बन चुका था। अब एनसीआर के लिए प्लान बनाने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली के सीएम तो मौजूद हैं, लेकिन एनसीआर में काफ़ी एरियाज आते हैं, जैसे गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ और गुड़गांव हुआ। तो क्या यहाँ से उन जगहों के हालातों की समीक्षा देने के लिए कोई पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल बताइए, यहाँ के जो डीएम है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे अमित शाह के साथ। मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो डीएम की जो बात है यानी कि वो भी सुनी जाएगी और ये सोचे समझा जाएगा कि वो आगे के कार्य किस तरीके से किया जाएगा या छूट देनी है तो कितनी देनी है। तो क्योंकि ये चीज गौर करने वाली जो है एनसीआर के अंदर हरियाणा, गुड़गांव, यानी कि कह सकते हैं गुड़गांव हुआ, गाजियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ, ये हरियाणा के साथ साथ कह सकते हैं यूपी के लिए भी जुड़ते हैं। तो यानी दिल्ली एनसीआर जो टची हुई है, टच है बिल्कुल, यानी यूपी और हरियाणा से, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसके अंदर हर तरीके से कोशिश की जाएगी कोरोना की महामारी है उसको रोकने की। मगर एक चीज स्पष्ट है, पहले ही इसके अंदर राजनीति हो चुकी है। राजनीति में हट कर दोनों किस तरीके से मोड़ लेके आते हैं या फिर जनता के लिए क्या सुविधाएं होंगी और क्या कड़ी कार्रवाई होगी वो देखना होगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस को पहले ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जो लगातार जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो सिर्फ अपने काम धंधे के लिए निकले, ना कि खाली घूमने के लिए। तो घूमता हुआ अलग से मिल रहा है तो उनको एज ए नोटिस देके या फिर इंफॉर्मेशन देके उनको छोड़ा जा रहा है और घर जाने के लिए उनको बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आज जो बैठक है वो किस मोड़ पर जाती है और कितनी कड़ी कार्रवाई होगी या फिर कितने लोगों को राहत दी जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, क्या इस बैठक में लॉकडाउन पर भी चर्चा हो सकती है? जैसे दिल्ली के सीएम ने क्लियर कर दिया था कि दिल्ली में किसी तरह का कोई लॉकडाउन अब नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो एनसीआर के क्षेत्र है क्या वहां पर सख्त लॉकडाउन लागू किया जा सकता है? जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कितनी जरूरत है इस समय चीजों को समेटने की?
देखिए, जो लॉकडाउन लगाने की जो प्रक्रिया है वो अब गृह मंत्रालय के पास है। दिल्ली सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली एनसीआर की बात आ रही है तो दिल्ली एनसीआर के अंदर देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से निर्णय लेते हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, लगातार जो पदों की गिनती जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर ही ज्यादा बढ़ रही है अब। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोग बाग दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं या दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं काम के लिए, या दिल्ली से फरीदाबाद जाते हैं या फरीदाबाद से दिल्ली आते हैं काम करने के लिए। अब उनके अंदर संक्रमण ज्यादा फैलता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, मगर फिर भी लास्ट जो ऑप्शन है वो गृह मंत्रालय के पास सेफ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आम आदमी पार्टी से संजीव निगम जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ केजरीवाल जी की बैठक है। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि एनसीआर को लेकर क्या कुछ प्लान बनाया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी संजीव जी कि क्या लॉकडाउन को लेकर किसी तरह का कोई फैसला संभव है? नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि लॉकडाउन का ऐसा कोई अभी इस तरीके का जो है दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है। और ये जो सारी गतिविधियों को खोले रहने के साथ साथ हम कैसे जो है इस पे काबू पा सकते हैं कोरोना पे, इस पे चर्चा हुई थी गृह मंत्री के साथ पहले भी और आगे भी जो होगा इसको मिल करके किस तरीके से जो है क्या क्या और चीजें आवश्यकता है, कहाँ कोविड हॉस्पिटल बनाने हैं, तो वो चीजें होटल्स को बनाने हैं, बैंकेट हॉल्स को बनाने हैं, इस तरीके की चर्चा हो रही है। और उसमें फिर दिल्ली सरकार की तेजी से चल रहा है। कोविड अस्पताल बनाए, बैंकेट हॉल को बनाया है, होटल्स को ले रहे हैं। तो लॉकडाउन का अभी ठीक है। विजेंद्र सिंह सोलंकी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विजेंद्र जी, आज गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है केजरीवाल के संग। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे एनसीआर में इस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर है, सबसे बड़ी बात है कि संक्रमितों की संख्या दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ रही है, तो ऐसे में किस तरह से हालातों को अब काबू कर पाएगा गृह मंत्रालय? हेलो, आवाज पहुंच रही है सोलंकी जी आप तक? हाँ, अब आ रही है। बिल्कुल। विजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार क्या कुछ कदम बढ़ा सकती है? जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, एनसीआर के हालात भयावह हैं, तो क्या कुछ गृह मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल 100% जो भी उपयुक्त कदम है, चाहे वो टेम्परेरी अस्पतालों का इंतजाम हो, चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, बिल्कुल व्यवस्थित अब हो जाएगा। क्योंकि कमान भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए। और केजरीवाल जी का अगर पूर्व का रवैया ठीक रहा होता तो ये खराब दिल्ली की हालत नहीं होती। मैं बताऊं आपको कि स्थिति ये है कि एक आपने देखा कि पहले तो वो कृत्य किया कि प्रवासी जो बाहर के लोग थे उनको झूठा संदेश करा के बसें तक लगा दी, उनको आनंद विहार बस अड्डे उनको भगाना शुरू कर दिया। खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, लोग बड़े दुखी और त्राही त्राही करने लगे। मुझे तो वो बात याद आती है मैम कि जो लगभग 500 वर्ष पहले चाणक्य ने कहा था कि जहां की जनता, जिस देश की, जिस प्रदेश की जनता लालची होगी, वहां का राजा निश्चित रूप से ठग होगा, केवल ठग होगा। और यही कृत्य उन्होंने किया है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब ये आदेश किया तब उनको ये आया कि अब ये काबू से बाहर की बात है, लिहाजा ऐसा केंद्र के पाले में डाल दिया जाए। बहुत चालाकी, पहले भी उन्होंने बहुत सारी चालाकियां की है, झूठ बोला है, कोर्ट में माफी मांगी है और बाकी कनेक्टेड लोगों से भी माफी मांगी है, आपको सब पता होगा। तो दिल्ली की दुर्दशा वास्तव में केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली की दुर्दशा हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं। आप निश्चिंत हो जाइए, अब केंद्र के हाथों, अमित शाह जी के हाथ में दिल्ली आई है। ये निश्चित रूप से, चाहे उन्होंने आरएमएल की विजिट की हो पर्सनली जाके, चाहे और बाकी व्यवस्था। ठीक है विजेंद्र जी, ये जो तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, संजीव जी से इनका जवाब ले लेते हैं। खैर, गृह मंत्रालय के हाथों में कमान आ गई है, थोड़ा इंदौर के भी हालात सुधार लेना। संजीव निगम जी, विजेंद्र सिंह सोलंकी जी का कहना है कि दिल्ली के जो हालात हैं वो सिर्फ केजरीवाल की वजह से हैं, उनकी लापरवाही के कारण आज दिल्ली वासी इतनी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं। बहुत कर रहे थे, मुझे साफ सुनाई नहीं पड़ी। नंबर 2 मैं बता, देखिए ये समय बिल्कुल नहीं है। मैं फिर वही, आवाज नहीं आ रही मैम हमें। इस समय जो है मिल करके लड़ने की बात है कोविड से, और ये आपस में इस तरीके की भाषा बोलेंगे। बड़ी बड़ी दूसरे देशों के
सरकारें देखी, इसका इतना बेहतर है, वो सरकारें हिल गई और आज कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिल्ली आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र जी, सवाल ये है कि जब गृह मंत्रालय ने अपने हाथों में कमान अब ले ली है, तो ये कमान सिर्फ दिल्ली के लिए ली गई है या फिर पूरे देश के लिए ली गई है? नहीं होती है तो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन सभी राज्य सरकारें अपना काम कर रही थी, कुछ ज्यादा कर रही थी, कुछ कम कर रही थी, लेकिन दिल्ली को तो पूरी तरह से कोविड के मामले में जो दुर्गति तक पहुंचा है उसके जिम्मेदार केजरीवाल और उनकी सरकार है। इसमें मैं तो याद दिलाने का मैंने काम किया है। पूरा देश, पूरा प्रदेश इस बात को जान गया है, समझ गया है, देख रहा है कि दुर्दशा किसकी वजह से हुई है। उसकी चालाकी में फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री वो करके वो उनको ठग लेता है। लालची जनता उसके रूप में आके उसे वोट दे देती और फिर झेलती है 5 साल। इसमें तो मध्यम वर्ग का पूरा जो रहने वाले निवासी हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनकी कमर टूटी लेकिन जा रही है। विजेंद्र जी, अगर हम एक सेकंड विजेंद्र जी, अगर हम आम आदमी पार्टी की माने या देश की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं उनकी माने, तो उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें आपकी गलती है, आपने नमस्ते ट्रम्प किया, आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर जल्दी से रोक नहीं लगाई, बाहर से जो लोग आए उनकी वजह से संक्रमण फैला। नहीं, क्या इसकी सत्यता से आप अवगत नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि समय पर सारे स्टेप्स लिए मोदी जी ने, मोदी सरकार ने? जी बिल्कुल समय पे लिए हैं। इसका तो जवाब आप स्वयं भी जानते हैं, जनता भी जानती है। जी, बहुत पहले से कार्रवाई शुरू हो गई थी, टेस्टिंग शुरू हो गए थे, जब यहाँ ना के बराबर था। इसको पूरा देश जानता। ऐसे कहने से थोड़ी काम चलेगा। जनता भ्रमित हो जाती है। भारत की जनता बहुत भोली है। मैम, ये बार बार जो गुलाम रहा है हजार साल, इसका एक ही कारण है कि यहाँ की जनता बहुत भोली है, सीधी है। इसको कोई भी चालाक व्यक्ति जरा देर में इधर से उधर बदला देता, धक्का देता। मैंने तो ऐसा अनुभव मेरी जिंदगी का है। ठीक है। और आज जो बैठक हो रही है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि एनसीआर के लिए अलग से प्लान तैयार किया जाएगा और एनसीआर को भी जो सुविधाएं दिल्ली को दी गई है अमित शाह की तरफ से, ज्यादा बेडों की संख्या, कोरोना टेस्टिंग जो बढ़ाई गई है, एनसीआर में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत विवेक से इसका जवाब आपको देना चाहूंगा। क्योंकि एनसीआर मतलब जो बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र है, चाहे वो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, ऐसे क्षेत्रों के हिसाब से भी इनको कुछ विचार करना होगा। शायद करेंगे, परंतु दिल्ली के लिए करने के लिए तो बैठे ही है। दिल्ली के लिए तो करेंगे ही करेंगे। और देश के अन्य राज्यों का क्या विजेंद्र जी? अन्य राज्यों में देखिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रत्येक राज्य में जहां भाजपा की सरकार है वहां क्या स्थिति है और जहां दूसरों की सरकार है वहां सोलंकी जी, ये अभी ये सही में आपको लग रहा है कि आप बीजेपी शासित राज्यों के हालात देख लीजिए और कांग्रेस शासित या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके शासित राज्यों के हालात देख लीजिए। आप केंद्र में है, पूरा देश आपका है सर, पूरे देश के हालात सुधारने आपके हाथ में है। पूरा देश है, लेकिन केंद्र सरकार का काम पॉलिसी बनाना और उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आगे बढ़ाना। काम तो राज्य सरकारों को, राज्य को ही करना होता है। केंद्र तो एक सुपरवाइजर या सीनियर एक सिस्टम है, एक बड़ी महापंचायत है जो पूरे देश को एकजुट रखने में, देश के लिए सुविधा, विकास, इन सब बातों पे ध्यान देना। तो बाकी तो जो जहां तक एक्टिवेट वाली बात है, किसी भी पॉलिसी की, किसी भी बात की, वो करना तो राज्य सरकारों को ही होता है ना। ठीक है विजेंद्र। कहीं कहीं बड़ी मुश्किल हालात में केंद्र अपने हाथ में वो चीज ले लेती है। जैसे दिल्ली के हालात, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, दिल्ली के हालात अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से अपने हाथ में लेने पड़े। बंगाल में भी टीमें भेजनी पड़ी। सर, लेकिन सवाल तो फिर यही खड़ा हो रहा है ना कि आप ऐसे राज्यों में तो भेज रहे हैं टीमें, और इंदौर जैसे जो जिला है वहां के हालात से अभी पूरा देश अवगत है, वहां पर क्यों कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं गई, केंद्र की टीम नहीं गई? देखिए, ये कोई एक सिस्टम है, एक तरीका है जहाँ की सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, उस सिस्टमेटिक और उस कोरम को, उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। वहां वो कार्रवाई केंद्र को करनी होती है, केंद्र करता है, चाहे वो भाजपा शासित हो या किसी और की सरकार हो। केंद्र का भाव निष्पक्ष है। वास्तव में ईमानदारी से आजादी के बाद अब तक ये देखने को मिला, हम जब से पैदा हुए, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ईमानदारी से तो वो काम हो रहा है।
बाकी चंद लोग हैं वो सदियों सदियों से गद्दार थे, गद्दार हैं और गद्दार रहेंगे। ये भी रहेंगे और बाकी लोग भी रहेंगे इस दुनिया में। ठीक है, बहुत बहुत ये शुक्रिया तो कुदरत विजेंद्र का जी। नियम। ठीक है विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली एनसीआर पर अमित शाह की बड़ी बैठक, केजरीवाल पहुंच चुके हैं और एनसीआर के जितने भी डीएम हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चर्चा में शामिल होंगे और अपने अपने जो ज़िले हैं उनके हालातों की जानकारी अमित शाह तक पहुँचाएंगे। उसके बाद पूरा प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे अब आगे क्या कुछ काम किया जा सकता है कोरोना संकट से निपटने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत चीन तनाव पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। चीन ने भारत के जवानों पर हमला कर बड़ा अपराध किया। ये बातें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत के जवानों पर हमला कर एक बड़ा अपराध किया है। वीरों को बिना हथियार के खतरे में डाला गया और ये अपराध है। उन्होंने सवाल पूछा है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। भारत चीन तनाव पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था। चीन ने भारत के जवानों पर हमला कर एक बड़ा अपराध किया। वीरों को बिना हथियार के खतरे में डाला गया और उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। बिना हथियार के हमारे देश के वीर जवानों को खतरे में डाला गया है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद और जो हिंसक झड़प हुई उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी इस दिशा में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी होगी। जो जवाब उन्हें देने हैं वो देने चाहिए। 19 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें तमाम तरह के सवाल जो विपक्ष पूछेगा उसके जवाब पीएम मोदी को देने होंगे। ये तमाम बातें विपक्ष की तरफ से कही गई हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल किया है कि बिना हथियारों के हमारे देश के वीर सपूतों को संकट में डाला गया, खतरे में डाला गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान घाटी की घटना को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने बिना हथियारों के जवानों को शहीद होने के लिए क्यों भेज दिया। चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे जवानों की हत्या कर सके। राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी चुप क्यों हैं, इस मामले को वो छिपा रहे हैं। बता दें कि सोमवार को रात गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 43 जवानों के मारे जाने या घायल होने की खबर आई थी। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट करके कहा कि इसमें फिर सरकार पर उन्होंने एक बार दोबारा तंज कसते हुए कहा कि चीन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या कर दे। बिना हथियारों के हमारे सैनिकों को वहां जाने, शहीद होने के लिए किसने भेजा। मैं मांग की कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका जवाब मांगता हूं। जी बिल्कुल सुधीर, लगातार विपक्ष हमलावर है इस मसले पर और सवाल लगातार दागे जा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर, लेकिन अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाया है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। अब जो 19 तारीख को बैठक बुलाई गई है, उम्मीद है कि उसमें आपसी सहमति से कोई अच्छा विचार रखा जाएगा और कोई ना कोई एजेंडा जरूर तय किया जाएगा। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर जब मैंने सवाल किया तो उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मोदी जी चुप क्यों हैं, इस मामले को वो छिपा रहे हैं। अब बहुत हो चुका, हमें पता चलना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारे सैनिकों को मारने और हमारी जमीन पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की बात हो सकती है और आगे क्या कदम उठाए जाएं उस पर बिल्कुल ये एजेंडा तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस नेता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। रत्नाकर जी, एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किए हैं, निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर।
पहले सबसे पहले मैं उन 20 शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं जो देश के लिए अपनी जान गंवा बैठे। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार की कूटनीतियों का यह सबसे बड़ी विफलता है कि यह समय रहते हुए चाइना जैसे जो इंक्रोचमेंट किया चाइना ने हमारे लद्दाख में और गलवान जो LAC में आके उसने अपने सैनिकों को भेजकर कब्जा किया है, समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया मोदी सरकार ने। 43 दिन के बाद इनकी नींद खुली, वो भी तब जब हमारे जवान मारे गए। हमारे जवान 3 जवान पहले ये लोग कह रहे थे, अभी 20 जवान कह रहे हैं। तो मोदी सरकार को इस पे बहुत ही अग्रेसिवली जाके और उस पे एक्शन लेना चाहिए और सच्चाई क्या है ये देशवासियों को भी बताना चाहिए कि चीन जो है वो कितना हमारा जमीन कब्जा किया है और कहां तक पहुंचा है। देशवासियों को ये लोग अंधेरे में रख रहे हैं। जो राहुल गांधी रत्नाकर जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि अभी ज्यादा जरूरी क्या है? ये ज्यादा जरूरी है कि कितना कब्जा किया है इसका जवाब मिले, या ये ज्यादा जरूरी है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार जो है वो लोगों को भी ये बताना पड़ेगा उनको कि सच्चाई क्या है। वो लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकती है। जनता को अभी पहले कह रहे थे कि 3 सैनिक मरे हैं, अभी बाद में उनका आंकड़ा आ गया कि 20 सैनिक मरे हैं। पहले वो डिक्लेयर कर रहे थे कि हम लोग LAC में कहीं भी अंदर चीनी घुसपैठ नहीं है। अभी वो हमारे क्षेत्र के अंदर आके और हमारे सेना को मार रहे हैं। तो कहीं न कहीं जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है, जिसको बताना बहुत जरूरी है कि क्या सच्चाई है। आप जनता को अंधेरे में रखकर और चीजें नहीं कर सकते हैं। सरकार हमेशा विपक्ष हमेशा सरकार के साथ खड़ी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों को हकीकत बताए, सच्चाई बताए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर सिंह जी, इस तमाम मसले पर चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कई सवाल भी किए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।